दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। इसके अंदर कौन कौन सी मेजर थीम्स में फिक्शन लिखा जाता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। हमने बहुत सारी पोस्ट कॉलोनियल नोवेल्स को डिस्कस किया है, जैसे थिंग्स फॉल अपार्ट। ये नोवेल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का, लेकिन इसमें कौन सी थीम फॉलो हुई है ये आज मैं डिस्कस करूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। शुरू करते हैं। पोस्ट कॉलोनियल नोवेल्स एंड नोवेलिस्ट। सबसे पहले दोस्तों हमें पोस्ट कॉलोनियल वर्ड का मतलब समझना होगा। जब कोई देश कॉलोनियल पावर्स से फ्री हो जाता है, जब उसको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, तब जो लिटरेचर लिखा जाता है वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहलाता है। यह है डेफिनेशन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की। अब इस डेफिनेशन की माने तो इस हिसाब से यूएस जब से फ्री हुआ है 1776 से, तो उसके बाद में जितना भी लिटरेचर लिखा गया यूएस में, तो क्या वो सारा लिटरेचर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहलाएगा? दोस्तों इस डेफिनेशन के हिसाब से जाने से पहले हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिले बहुत लंबा टाइम हो चुका, और आज अमेरिका बहुत ही स्ट्रांग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर ऑक्यूपाई कर चुका है। तो कभी ये खुद एक कॉलोनी था ब्रिटेन की, और आज इतनी पावर रखता है कि ये किसी को अपनी कॉलोनी बना सके। तो ध्यान से सुनना, ज़्यादातर ये टर्म पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की उन्हीं देशों पर अप्लाई होती है, यूज़ की जाती है, उन्हीं देशों के लिए यूज़ की जाती है जिन्हें 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर और 1960s के बीच में इंडिपेंडेंस मिली। उन देशों में ऑफ कोर्स हमारा देश इंडिया भी आ गया। अब जियोग्राफिकली ये पोस्ट कॉलोनियल एक ग्लोबल टर्म है, मतलब सब देशों पर, जिसको भी यूरोपियन कंट्रीज़ ने गुलाम बनाया, सब पर अप्लाई होती है। लेकिन फिर भी पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ सिर्फ जियोग्राफी और टाइम तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका स्कोप इससे भी बहुत बड़ा है। कैसे कि जब कॉलोनाइजर्स किसी जगह से चले जाते हैं, किसी देश को छोड़कर चले जाते हैं, तो पीछे अपना सिस्टम छोड़ जाते हैं, पॉलिटिकल और कल्चरल सिस्टम, जिसको उनके जाने के बाद भी फॉलो किया जाता है। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या करता है? इन सब चीज़ों को बताता है, एम्पीरियल फोर्सेस की अगेंस्ट होता है, और अपने नेशन की ऑटोनॉमस नेशनल आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। और भी बहुत सारे काम करता है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, जैसे कि सैमुअल बेकेट ने फ्रांस में रहना चूज़ किया, फ्रांस की लैंग्वेज में लिखना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो आयरिश थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स के लिए अपने ही कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज में लिखना, जबकि वो चले भी गए हैं, वो आज मौजूद भी नहीं हैं, तब भी हम उनकी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो उनकी पावर को आज भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। माना जा सकता है कि वो चले भी गए हैं फिजिकली, वो आज यहाँ पर मौजूद भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनकी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, उनकी पावर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये लैंग्वेज का इश्यू तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, लेकिन फिर भी उन्हीं की लैंग्वेज में लिखना कहीं ना कहीं उनके कल्चरल डोमिनेंस को दिखाता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि कोई इंग्लिश राइटर, इंडियन इंग्लिश राइटर अचानक से हिंदी में लिखने लग जाए, तो क्या उसकी ऑडियंस उतनी ही बड़ी होगी जितनी उसकी इंग्लिश ऑडियंस है, इंग्लिश में पढ़ने वाली ऑडियंस है? क्या वो कॉलोनाइजर्स के खिलाफ अपना गुस्सा अगर हिंदी में लिखे तो दूसरे देश जैसे अफ्रीकन लोग उसको समझ पाएंगे? उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश लैंग्वेजेस एक अच्छा जरिया बन सकती है। इन लैंग्वेजेस में लिखने से उनकी आवाज़ को दूर तक भी सुना जाएगा। तो एक राइटर खुद की फीलिंग्स को ऐसी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर रहा है जो उसकी खुद की भी नहीं है, उस पर थोपी गई है। वो अपनी लैंग्वेज की सच्चाई और अपनी ही आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज है कि वो आखिर है क्या। एक इंडियन को आप ट्रूली इंडियन कैसे कहोगे? उसको एजुकेशन इंग्लिश में मिल रही है, वो लिख इंग्लिश में रहा है, दोस्तों के साथ, अपने फेलो इंडियंस के साथ बात भी, कम्युनिकेट भी इंग्लिश में कर रहा है। ऐसे में आप उसको ट्रूली इंडियन कैसे कहोगे? और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर भी, पोस्ट कॉलोनियल इंडियन लिटरेचर भी इंग्लिश में ही लिखा जा रहा है। तो इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस होने के बावजूद भी इंग्लिश में ही लिखा जा रहा है पोस्ट कॉलोनियल इंडियन लिटरेचर। अपनी आइडेंटिटी अगर हम इस तरह से डिफाइन करना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो वो कितने हद तक प्योर होगी, कितने हद तक ट्रू होगी वो? तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में जो हमें आइडेंटिटी मिली है, उसको हाइब्रिड कहना सही होगा, एक मिक्स हाइब्रिड। दोस्तों ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, इन दोनों टर्म्स से जुड़ा हुआ है। कैसे, वो मैं आपको कभी और समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है,
इसमें जो फिक्शन लिखा जाता है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में जो फिक्शन लिखा जाता है, मतलब नोवेल्स वगैरह, उसमें 3 मेजर थीम्स डेवलप होती हैं। वो 3 मेजर थीम्स हैं। पहली थीम है एग्जाइल एंड एलियनेशन, इसके अंदर नोवेल्स लिखी जाती हैं। दूसरी थीम है स्ट्रगल एंड अपोजिशन अगेंस्ट कॉलोनियल पावर्स, कॉलोनियल पावर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल। तीसरी थीम है मिक्सिंग और कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटीज, मतलब मल्टीकल्चरलिज्म। यहाँ हम तीनों थीम्स की बात करेंगे और तीनों थीम्स में कौन कौन सी नोवेल्स लिखी गई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक्साइल और एलियनेशन। अब इस थीम के अंदर कोई अगर फिक्शन लिखा जाता है, कोई नोवेल लिखी जाती है, तो उसमें प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर या फिर कोई दूसरा कैरेक्टर अपने ही देश के लोगों में से कोई मेंबर होता है और कॉलोनाइजर्स की कंट्री में जाता है काम पाने या पढ़ाई करने। वहाँ जाके वो उनके कल्चर से मिलने जुलने लगता है, उनके कल्चर से चीज़ें लेना शुरू कर देता है, सीखना शुरू कर देता है, और वापस घर लौटना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि उसकी साइकोलॉजी चेंज हो चुकी है। अब ये कल्चरल एग्जाइल और क्वेस्ट बहुत ही गहराई से प्रेजेंट किया है दोस्तों जेम्स जॉयस ने अपने बुक यूलिसिस में। यूलिसिस जो मैंने कवर कर रखी है, होमर की ओडिसी से मिलती जुलती है, एक पूरे दिन की कहानी है दोस्तों इस नोवेल के अंदर। और ऐसे ही एग्जाइल और एलियनेशन की थीम को लेकर एक और नोवेल दिमाग में आ रही है मेरे, इन द कासल ऑफ माई स्किन। ये जॉर्ज लैमिंग ने लिखी है ये नोवेल। ये भी दोस्तों इसी टाइप की थीम को फॉलो करती है नोवेल। और अनीता देसाई की नोवेल फायर ऑन द माउंटेन, ये जो नोवेल है ये भी इंडिया में वुमेन की सोशल और कल्चरल एलियनेशन को एड्रेस करती है। तो ये कुछ नोवेल्स के एग्जाम्पल हैं जिसमें इस टाइप की थीम को फॉलो किया गया है। नेक्स्ट थीम है दोस्तों स्ट्रगल एंड अपोजिशन। अब जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स इस थीम को फॉलो करके अपनी नोवेल्स को लिखते हैं वो क्या दिखाते हैं इस थीम के थ्रू? कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड के बीच में टेंशंस को, उनके बीच में स्ट्रगल्स को। कौन से टेंशंस? सोशल और पॉलिटिकल टेंशंस। फॉर एग्जांपल ई.एम. फॉस्टर की नोवेल अ पैसेज टू इंडिया। अब देखकर आप इस नोवेल को अगर आपने पढ़ी होगी तो मैंने नाम क्यों लिया है इसका आपको समझ में आ गया होगा। और एक और नोवेल है दोस्तों थिंग्स फॉल अपार्ट, जिसको लिखा है चिनुआ अचेबे ने। तो ये नोवेल भी देखकर ऐसा लगता है कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड के बीच में स्ट्रगल को दिखाया गया है इस नोवेल के अंदर। तीसरी थीम है दोस्तों मल्टीकल्चरलिज्म एंड आइडेंटिटी। मतलब इस थीम को फॉलो करके अगर कोई पोस्ट कॉलोनियल राइटर अपना वर्क लिखेगा तो उसमें वो क्या दिखाने की कोशिश करेगा? जब कॉलोनाइजर जाते हैं तो उनके जाने के बाद में कल्चर्स का मिक्सचर हो जाता है। मैंने आपको बताया कि उनके जाने के बाद में भी उनके कल्चर को फॉलो किया जाता है। तो ये भी एक प्रिंसिपल थीम है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की। आइडेंटिटी को लेकर एक नोवेल दिमाग में आ रही है, वी.एस. नायपॉल की अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। इसके अंदर मिस्टर बिस्वास अपनी खुद की आइडेंटिटी, अपनी इंडिपेंडेंस को ढूंढता है। उसका घर ही उसकी आइडेंटिटी होगी अगर उसका घर बनता है तो। और सलमान रश्दी का एक वर्क है दोस्तों द सैटनिक वर्सेस। ये वर्क बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म्स से डील करता है। और भी बहुत सारे टर्म्स हैं लेकिन ये 3 प्रिंसिपल टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। और भी बहुत सी टर्म्स हैं जिनको हम कभी और किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।